हेलो एवरीवन, दिस इज निलोफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी की नेक्स्ट वीडियो के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स करा चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के बाद जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपको प्लेलिस्ट पूरी शो होगी, ठीक है। और बाकी अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो चैनल पे भी आप एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी सीरीज के नाम से वो पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप अपने सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है ये बिल्कुल मतलब 99% बेस्ड है आपकी एनसीईआरटी पे, ठीक है। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज हमने कोशिश की है कि इस चीज़ को कंटिन्यू किया जा सके, ताकि चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ईएमआरएस का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में जहाँ पर एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो वो ये जो सीरीज वहाँ पर आपको डायरेक्टली हेल्प करेगी। और होप सो ये वीडियोस, ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आपके एग्जाम से पहले आपको एक अच्छा एक प्रैक्टिस टाइप में चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। और जैसे कि आपको पता है कि अभी ईएमआरएस का आपको बहुत जल्द एग्जाम देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे और दूसरी चीज अगर आप ये एनसीईआरटी सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारी चीजें ना आपके बहुत यूजफुल होने वाली हैं। और एक चीज मैं मतलब श्योरिटी से कहूंगी कि आपका अगर इन सीरीज के बाद मेरी कोशिश यही रहती है कि इस सीरीज में आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड एक भी फैक्ट या फिर एक भी क्वेश्चन जो बन सकता है वो ना छूटे, ठीक है। आपको हर पीडीएफ के या कह लीजिए सॉरी हर लेक्चर के काफी सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 65 आपके पेजेस हैं, ठीक है। सॉरी 68 है, ठीक है। वो मुंह से निकल गया 65। तो आपको इस चीज से ही समझ आ रहा है कि कितने सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। और होप सो सारी चीजें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत के बाद प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करा करें, क्योंकि बहुत सीरियसली बता रही हूँ, इतना तो टॉपिक रेडी करने में नहीं जितनी कि इसे रिकॉर्ड करने में या फिर पीडीएफ बनाने में जितना टाइम लगता है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। और बीच बीच में थोड़ी बहुत खांसी आप होगी मुझे, क्योंकि अभी मेरे थोड़ा तबीयत का इश्यू चल रहा है, बट आप इसके साथ कंटिन्यू करें, बस फोकस करें कि आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक है हमारा 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके सब्जेक्ट कंसर्न में बल्कि ये आपका जनरल जो जीके वाला सेक्शन होता है ना उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि जनरल जीके वाले सेक्शन में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज, ये पूरा एनसीईआरटी सीरीज है, तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1857-59 के भारतीय विद्रोह का भारतीय इतिहासकार द्वारा प्रयुक्त दूसरा नाम क्या था। तो आपको वैसे तो आंसर वैसे शो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो नाम था वो पहला ऑप्शन बता रही हूँ, सिपाही विद्रोह, महान विद्रोह या भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो ये आपका जो था आंसर इसका डी है, ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। देखिए, अगर हम बात करें प्रारंभिक स्वरूप की तो मतलब जो शुरुआत जो मानी जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, दूसरा ऑप्शन है सशस्त्र सिपाही विद्रोह और राजनीतिक दल और धार्मिक नेता। तो यहाँ पर जो एक इनिशियल स्टेज जो मानी जाती है ना वो आपके माना जाता है जो सिपाही विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी, तो यहाँ पर आपका बी आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किस नीति ने प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में लेकर विद्रोह में भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मतलब बिना उत्तराधिकारी
जो जिसके उत्तराधिकारी नहीं बचते थे या नहीं होते थे, उन्हें अपने कब्जे में लेने की जो संधि थी या कह लीजिए जो पॉलिसी उन्होंने रेडी की थी वो कौन सी थी। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन का वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है ये जरूर ध्यान देना, क्योंकि कई बार हम ऐसे ही जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर हम से पूछा कुछ और है और हमने आंसर किसी और चीज का दे दिया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन है, व्यापकता का सिद्धांत, विस्तार का सिद्धांत या संप्रभुता का सिद्धांत और अनुबंध का सिद्धांत। तो इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यापकता सिद्धांत। इसके बाद बात करें, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र होने के बावजूद हड़प नीति के तहत किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। अच्छा, एक चीज ये और याद रखिएगा कि जो ये व्यापकता का सिद्धांत है इसे हड़प नीति भी कहते हैं, है ना, हिंदी में। लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा, इंग्लिश में जब जब पूछा जाएगा इसका नाम, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा हिंदी वाले नाम याद नहीं हो पा रहे तो एक नाम याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, वही पूछा जाएगा, लेकिन हिंदी में आपको अलग अलग नाम इसके देखने को मिल सकते हैं। तो कौन सा स्टेट था, पहला ऑप्शन है सतारा, नागपुर, झांसी और उदयपुर। तो आपको पता ही है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झांसी। ठीक है, झांसी आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा करने से क्या हुआ जिससे यह असंतोष और साजिश का केंद्र बन गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। और देखिए यहाँ पर आपको कई बार ऐसा होता है कि आंसर शो हो जाते हैं, लेकिन इस चीज को याद रखिए कि आप अपने आप से जब तक फेथफुल नहीं रहोगे ना, तो एग्जाम हॉल में भी आपको कोई नहीं सपोर्ट करने आएगा, आपको वहां पर परफॉर्मेंस खुद ही करनी है। ठीक है, तो जरूर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको कितनी चीजें आ रही हैं। और जिन बच्चों ने भी नोट्स परचेज किए हैं वो बच्चे इन्हें करने के बाद अपने नोट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। और कोशिश ये करनी है कि अगर आपको 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, तो 100 में से आपके 95 सही होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन था, तो ऑप्शन है आपके पास, ब्रिटिश शासन का विस्तार, आर्थिक समृद्धि, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन और राजनीतिक स्थिरता। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इससे क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ था। ठीक है, ये जो डलहौजी जो चाहता था ना, वो इस नीति के कह लीजिए इस पॉलिसी के नाम पे अपनी जो ब्रिटिश शासन है उसका विस्तार करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापकता के सिद्धांत में भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शामिल था जब एक शासक की मृत्यु हो जाती थी या वह प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना राजगद्दी छोड़ देता था, जिसका मुख्य रूप से किस शासक पर प्रभाव पड़ा। मतलब ये पूछा जा रहा है ज्यादातर किस चीज, इसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या फिर कह लीजिए व्यापकता का जो सिद्धांत है, इसका ज्यादा असर किन शासकों पर पड़ा था। तो आपके पास ऑप्शन है हिंदू शासक, मुस्लिम शासक या सिख या फिर आपका सभी। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा किस पे पड़ा था, तो हिंदू शासकों पे ज्यादा पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक उद्देश्यों के अलावा भारतीय विद्रोह के दौरान असंतोष और क्या योगदान था। तो आपका ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास, ब्राह्मणों का बढ़ता असंतोष, जनता की आर्थिक समृद्धि, ब्रिटिश नीतियों की असफलता और धार्मिक एकता। तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा, ब्राह्मणों का जो असंतोष था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाहियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए भारतीय विद्रोह को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा महान विद्रोह, भारतीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, मतलब वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि जो लोगों ने अब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरोध में या फिर कह लीजिए उनसे स्वतंत्रता पाने के लिए ये आंदोलन किया था। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह ऐतिहासिक व्यक्ति कौन था जिसने इस घटना को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये तो सबको ही ऑलमोस्ट पता होगा, क्योंकि ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि आपको जीके में भी देखने को मिलता है और सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ये आपका डलहौजी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, आपका विनायक दामोदर सावरकर और आपका लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सावरकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, विद्रोह के दौरान रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत से भारतीय जनता को किस प्रकार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका संदेहवाद, उत्साह और उदासीनता या स्वीकृति। तो यहाँ पर एक तरीके का संदेह लोगों के बीच में पैदा हो गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ये आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा शहर अवध राज्य की राजधानी और विद्रोह का प्राथमिक केंद्र था। तो आपका कौन सा हो जाएगा ये, कानपुर, झांसी, लखनऊ या फिर आपका दिल्ली। तो आपको पता ही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा पेंशन छीन लेने के बाद कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो रानी लक्ष्मीबाई, बी ऑप्शन मंगल पांडे, सी ऑप्शन नाना साहब और डी ऑप्शन कुंवर सिंह। अब एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वैसे तो आपका आंसर आपको पता ही है कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से विद्रोह स्टार्ट किया था, मंगल पांडे का भी बताना कि वो कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, और दूसरा जो कुंवर सिंह है इन्होंने कहाँ से सपोर्ट किया था। ठीक है, ये तीनों के ही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। तो वो आपकी कौन सी सेना थी। ऑप्शन है आपका ब्रिटिश नौसेना, दिल्ली फील्ड फोर्स, बंगाल की सेना या फिर ब्रिटिश संसद। तो आपकी जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, दिल्ली फील्ड फोर्स ने यहाँ पर कब्जा किया था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विद्रोह के दौरान कौन सी रियासत विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर और झांसी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताइएगा, अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ और नॉर्थ। ठीक है, इन ये चारों जगहों में से कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया था इस विद्रोह का। ठीक है, जिसकी वजह से एक असफलता का भी कारण माना जा सकता है, और रियासतों ने तो बहुत ज्यादा इसमें भूमिका निभाई थी। इसके बाद बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के भारतीय विद्रोह का प्राथमिक परिणाम क्या था। आंसर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की निरंतरता, बी ऑप्शन है ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारतीयों पर सीधा शासन, सी ऑप्शन है भारतीय स्वशासन की स्थापना, और डी ऑप्शन है आपका भारत से ब्रिटिश वापसी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत पर सीधा शासन। ठीक है, ये आपको पता है कि 1857 के बाद जो सत्ता थी वो कंपनी के हाथ में ना रहते हुए वो सीधे क्राउन को सौंप दी गई थी। ठीक है, और यहीं से जो वायसराय का जो पद था वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्रोह के दौरान रानी विक्टोरिया को भारत का शासक किसने घोषित किया था। ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के कार्यकाल के स्थान पर क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुआ था। तो ये भी चीज अभी मैंने आपसे डिस्कस करी है, होप सो आप लोग गलत आंसर नहीं करेंगे।
तो ऑप्शन ए है आपका राज्यपाल कार्यालय की स्थापना, वायसराय कार्यालय का परिचय, गवर्नर जनरल के कार्यालय की निरंतरता और संसद के शासन में की स्थापना। तो यहाँ पर आपका जो वायसराय वाला पद था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्रोह, भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना को पुनर्गठित करने के लिए क्या कदम उठाया जिससे ब्रिटिश कमांडर और भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ गया। ऑप्शन है आपके पास भारतीय सेना अधिनियम, बी ऑप्शन भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, सी ऑप्शन भारतीय दंड संहिता, या फिर कह लीजिए भारतीय सशस्त्र अधिनियम। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भारतीय सेना अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय विद्रोह के बाद बेटों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने के कानूनी अधिकार को मान्यता देते हुए किस महत्वपूर्ण नीति को निरस्त कर दिया गया था। तो कौन सी नीति थी, अभी आपको मैंने सारी चीजें बताई थी। ऑप्शन है आपका अनुबंध का सिद्धांत, विस्तार का सिद्धांत, चुक का सिद्धांत, या फिर गोद लेने का सिद्धांत। तो आपके अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी में आपको बहुत सारे, और मैंने इसीलिए ये नाम रखे गए हैं क्योंकि ज्यादातर जो कंफ्यूजन होती है ना वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर हिंदी में नहीं समझ आता ना तो इंग्लिश में जरूर देख लेना, डॉक्टर ऑफ लैब्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना का नेता कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए मैंने फिर उसके बाद जो क्वेश्चन रखे ना, जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में चैप्टर वो पैराग्राफ दे रखे हैं ना, तो उन पैराग्राफ में से किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और आगे भी आपको अब जो वीडियोस मिलेंगी ना उसमें भी मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि पैराग्राफ वाइज भी आपको पता चल जाए कि इस पैराग्राफ में से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपको ताकि एनसीईआरटी पढ़ने में, दूसरी चीज जो जिन बच्चों ने नोट्स परचेज किए हैं उन लोगों को भी हेल्प हो सके कि आपको किस तरीके से चीजों को कंटिन्यू करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ कह लीजिए या नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है ये सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में तेजी से बढ़ती पश्चिम सभ्यता पर क्या प्रतिक्रिया थी। ऑप्शन है आपका स्वीकृति और उत्साह, डर और आशंका, और उदासीनता और उदासीनता। ठीक है, उत्सव और खुशी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो डर और या कह लीजिए जो भय और आशंका थी वो ज्यादा विकसित हुई थी। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता एक तरीके से भारतीय सभ्यता से काफी अलग थी। दूसरी चीज, ये लोग अपनी जो पॉलिसीज कह लीजिए या फिर अपनी जो धार्मिक मान्यताएं इन्हें ज्यादा तवज्जो देते थे एज कंपैरिजन टू मतलब जो इंडियंस थे, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो या फिर कोई भी हो, उनके जो धार्मिक रिचुअल्स जो थे उन लोगों उन चीजों को ये इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। इसी बात का लोगों के मन में बैठा जा रहा था, जो ये जो पश्चिमी सभ्यता है ये जो इतनी ज्यादा विकसित होती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो रिचुअल्स हैं, जो हमारी जो मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। ठीक है, तो इसीलिए लोगों के मन में भय और आशंका विकसित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1850 में किस आदेश ने ईसाई धर्म में रूपांतरण के साथ संबंध में हिंदू विरासत कानून को संशोधित किया था। तो आपका जो ऑप्शन है आपका धर्मांतरण का आदेश, भूमि विरासत का आदेश, पैतृक भूमि का आदेश, और आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोगों ने यह क्यों माना कि सरकार विद्रोह के दौरान भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहती है। ऑप्शन है आपके पास, आधिकारिक घोषणाओं के कारण, मिशनरियों गतिविधियों के कारण, व्यापक अफवाहों के कारण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो मशीनरी थे ना, इन लोगों की जो गतिविधियां या कह लीजिए जो इनके इस तरीके के कामकाज ये लोग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पश्चिमी सभ्यता है उसे प्रमोट कर रहे थे, और जो हिंदू या फिर जो मुस्लिम यहाँ पर थे, जो रिचुअल्स फॉलो करते थे, उन्हें ये बहुत नीच या फिर कह लीजिए हीन भावना से देखा करते थे कि मतलब तुम क्या ही कर रहे हो, तुम लोग इस चीज को अडॉप्ट करो हमारे धर्म में इस तरीके से। और ज्यादातर ये टारगेट किन्हें करते थे, जैसे कि जो मतलब जिन जिन जैसे अल्पसंख्यक हो गए, या फिर जातिवाद, जैसे कि हिंदुइज्म में आपका जातिवाद देखा जाता था, तो उस टाइम पे ये उसे ज्यादा इस तरीके से प्रमोट करते थे कि देखो आप लोगों में इस तरीके की चीजें हैं, आप लोग हमारे इसमें कन्वर्ट हुई है, तो आपको और फैसिलिटीज या फिर कई चीजों का ये लालच दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ के अनुसार मौजूद सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए क्या चुनौती थी। तो क्या क्या चुनौती थी, ऑप्शन है आपके पास, विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाना, ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, और उपरोक्त सभी। तो आपको पता ही है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा ना, तो इतना चीजें आपको लोगों को पता ही है कि उस समय जो एक सामाजिक जो चुनौतियों के रूप में लोगों के सामने आया था, एक तो विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, और सती प्रथा, ठीक है, और कन्याओं की जो भ्रूण यानी कि मतलब उनकी जो पेट में ही मतलब पता चलने के बाद उनकी जो हत्या करवा दी जाती थी, ये अपने आप में सामाजिक जो व्यवस्था थी ना, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी शिक्षण तकनीकी की शुरुआत में हिंदू और मुस्लिम रूढ़िवाद को कैसे चुनौती दी। ऑप्शन है आपके पास, इसने पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा दिया, इसने धार्मिक प्रथाओं को प्रोत्साहित किया, इसने नए दृष्टिकोण पेश किए, और आपका नेक्स्ट है आपका, इसने धार्मिक शिक्षाओं को कमजोर बना दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, इसने जो न्यू प्रोस्पेक्टिव्स जो थे ना, या फिर कह लीजिए जो नए दृष्टिकोण थे, उन्हें विकसित किया या फिर पेश किया था लोगों के सामने। ठीक है, अभी मैंने आपको ये चीजें डिस्कस की थी ना, वही। इसके बाद अगर हम बात करें, रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत का भारतीय जनता को किस प्रकार सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएंगे, उत्साहपूर्वक, संदेह के साथ, और खुशी या उत्साह के साथ, और उदासीनता के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, संदेह के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग आर्थिक कारण वाला जो पैराग्राफ है वो वाला शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपका इसके बाद अगर हम बात करें, 1857 के विद्रोह के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार किस बात से क्रोधित थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर, कम भूमि कर, कठोर राजस्व और राजस्व संग्रह तकनीकें, उच्च भूमि कर और कठोर राजस्व संग्रह तकनीकें, भूमि करों का अभाव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जो भूमि कर था वो तो उच्च था, ठीक है, और लेकिन जो तकनीकें कह लीजिए वो कठोर, और राजस्व तकनीकें जो थी, इसकी वजह से जो जमींदार या कह लीजिए जो किसान थे वो इनसे नाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्रोह के दौरान कई समूह उच्च राजस्व मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे, क्यों थे। ठीक है, ऑप्शन है आपका, धन की अधिकता के कारण, कम कराधान दरों के कारण, ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण, और सरकारी सब्सिडी के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि लोग मतलब इतने एबल ही नहीं थे, इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं थी उन लोगों की कि वो कर चुका सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति के दौरान भारत में ब्रिटिश निर्मित
वस्तुओं के आगमन का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है आपका स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया, स्थानीय व्यवसाय तबाह हो गए, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया और आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या प्रभाव पड़ा था में भारत में या फिर कहीं और भी कह लीजिए, तो जो स्थानीय जो व्यवसाय थे या फिर कह लीजिए जो हैंडमेड चीजें थी उन्हें बहुत तबाह कर दिया गया था क्योंकि वो लोग बेरोजगार हो गए थे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में हस्तशिल्प उद्योगों को ब्रिटेन की कम लागत वाली मशीनरी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा क्यों करनी पड़ी? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास स्थानीय व्यवसाय की सुरक्षा के लिए, सरकारी नीतियों के कारण, बाजारों की ताकतों के कारण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सी, बाजारों की ताकतों के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ शुरू होगा वो आपका होगा मिलिट्री मोटिव्स यानी कि सैन्य उद्देश्य। वह प्रारंभिक घटना क्या थी जिसने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया? ऑप्शन है आपके एक राजनीतिक विद्रोह, भारतीय सिपाहियों के बीच विद्रोह और आपका एक नागरिक विद्रोह या फिर एक धार्मिक संघर्ष। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, और जो भारतीय सिपाहियों के बीच जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये इसे जन्म देने वाली एक घटना कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश सेना का कितना प्रतिशत भारतीय सिपाहियों से बना हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन है आपके पास 50%, 75%, 87% या 90%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 85 और 87%। ठीक है, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद इस रेशियो को कम मतलब बढ़ा दिया गया था। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो एक परसेंटेज थी उसे ज्यादा कर दिया गया था ताकि आगे इन्हें इस तरीके की चीजें ना देखने को मिले। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, समान रैंक के ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में भारतीय सिपाहियों को कैसा माना जाता था? ऑप्शन है स्थिति के समान, ब्रिटिश सैनिकों से श्रेष्ठ, ब्रिटिश सैनिकों से हीन और उनकी तुलना में ब्रिटिश सैनिकों से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रिटिश सैनिकों से उनको हीन माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, ये रहा ऊपर चला। इसके बाद अगर हम बात करें यूरोपीय सिपाहियों की तुलना में भारतीय सिपाहियों के भुगतान के संबंध में मुख्य मुद्दा क्या था? ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रही हूँ। भारतीय सिपाहियों को अधिक वेतन दिया जाता था, यूरोपीय सिपाहियों को अधिक वेतन दिया जाता था, दोनों को समान भुगतान किया जाता था, दोनों कोई चिंता का विषय नहीं था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि यूरोपियों को ज्यादा वेतन दिया जाता था सेम पोस्ट पर। ठीक है, और जो भारतीय थे उन्हें उसी पोस्ट के लिए कम पेमेंट की जाती थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सिपाहियों को अपने घरों से दूर स्थानों पर सेवा करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता था? ऑप्शन है विविधता को बढ़ावा देने के लिए, उनके विद्रोह की सजा के रूप में, प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए, या फिर ब्रिटिश सैन्य रणनीति में के भाग के रूप में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1856 में जारी किस अधिनियम के तहत सिपाहियों को समुद्र पार ब्रिटिश क्षेत्र में भी सेवा करने के लिए
तैयार रहने की आवश्यकता थी? ऑप्शन पास सिपाही अधिनियम, ब्रिटिश सेवा अधिनियम, सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम, सिपाही भर्ती अधिनियम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के राजनेता और गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम पे जब 1857 का जो रिवॉल्ट हो रहा था उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल, डायरेक्टली ये पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है डलहौजी थे, कैनिंग था, रानी लक्ष्मीबाई थी या मंगल पांडे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कोशिश किया करें कि एलिमिनेट करने की, ठीक है, जैसा कोई आंसर नहीं भी आ रहा ना तो उसे एलिमिनेट करने की कोशिश किया करें। तो इसमें अगर हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे तो पहले ही हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कैनिंग और डलहौजी की तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि 1857 के दौरान, तो यह हमारा आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर कई ऐसी नीतियां जो बनाई गई थी वो डलहौजी के द्वारा बनाई गई थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि डलहौजी ने कौन कौन सी नीतियां या पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने किस महत्वपूर्ण घटना को प्रभावी ढंग से दबा दिया? ऑप्शन है आपके पास 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, चुक का सिद्धांत, 1857 का विद्रोह और दंड प्रक्रिया संहिता की शुरुआत। तो अगर आप सही से अभी तक सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी आपका वैसे ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि गवर्नर जनरल के रूप में कौन सा विद्रोह या कह लीजिए महत्वपूर्ण घटना को दबाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 18, सी ऑप्शन हो जाएगा 1857 का विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि पाठ में बताया गया है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण जो उस टाइम पे था वो आपका ऑप्शन है आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक अशांति, रेलवे का परिचय और चर्बी वाले कारतूस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, ये तो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे सब्जेक्ट के नहीं भी होंगे ना उन्हें भी पता होगी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी तक आपका काफी लंबी ये वीडियो हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में चाहे लंबी हो जाए लेकिन पूरी जो पीडीएफ है उसे कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, और होप सो आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहे होंगे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करें, क्योंकि इस टाइम सीरियसली मेरी तबीयत भी सही नहीं है, और लेकिन आपके एग्जाम की वजह से मुझे ये चीज़ें आपको कंटेंट तो प्रोवाइड करना ही है। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक अच्छी तरीके से चीज़ें कंटिन्यू हो पाए। मेरी कोशिश हमेशा अच्छी ही रहती है, लेकिन अगर कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी माध्यम से अपने आप को, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके और हर बेहतर चीज़ आप लोगों तक लाई जा सके। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।